कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका जो टॉपिक है वो है बौद्धिक संपदा का अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, कैसे ये वर्क करता है और इससे क्वेश्चन आता है। और इसका जो सिलेबस आपने ईओ का देखा होगा उसके प्रीलिम्स में भी साफ साफ लिखा, उसके प्रीलिम्स मतलब उसका जो सिलेबस है उसमें साफ साफ लिखा है बौद्धिक संपदा का अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। संडे है जो कि छोटा सा टॉपिक रहेगा, कुछ एक दो मतलब एक मैथ्स का टाइप कर लेंगे और एक ही टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, दो टॉपिक भी अगर हम कवर कर पाएंगे तो बहुत होता है। 3 तारीख से 3 अक्टूबर के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेली बेसिस पे आपको घर पे क्या तैयार करना है, क्योंकि अनावश्यक चीज़ें या वही रिपीटेड चीज़ें यहाँ पे पढ़ा के आपका समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आपको डेली का टारगेट दिया जाए ये चीज़ें पढ़ना, और उस टारगेट के अंदर एक ऐसा टॉपिक जो मुझे लगेगा कि यार कवर नहीं कर पाएंगे या बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा वो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है बच्चों, देखो किसी भी राष्ट्र में एक शब्द आपने सुना होगा, नवाचार, इनोवेशन। नवाचार मतलब अपनी बौद्धिक क्षमता से उस किसी नए चीज का आविष्कार करना, इनोवेट करना, कोई नई चीज लाना। और नवाचार को क्या माना जाता है, विकास का पर्याय माना जाता है। यानी किसी भी राष्ट्र में जितना अधिक नवाचार होगा उस देश में, यानी जितना ज़्यादा इनोवेशन होगा उस देश का डेवलपमेंट उतना अच्छा होगा। नवाचार जो है पर्याय है किसी का विकास का, सॉरी। तो अब जैसे मैं हूं, मैंने कोई नवाचार किया, कोई मैंने इनोवेशन किया, ठीक है, मैंने कहा यार चलो इनोवेशन करता हूं, तो मुझे एटलीस्ट उसका कुछ फायदा होना चाहिए। यानी मेरे जो बौद्धिक अधिकार है, मेरे जो नवाचारी जो मेरी क्षमता थी उसकी कोई ना कोई कॉमर्शियल वैल्यू होती है, वाणिज्यिक मूल्य होता है। और उस वाणिज्यिक मूल्य का मुझे अगर फायदा नहीं मिला तो मैं नवाचार करने से अपना पीछे हट जाऊंगा। मैं कभी नहीं सोचूंगा कि मैं सोचूंगा यार मैं इतना इनोवेट, मैंने मेहनत करके ये चीज़ डेवलप की, इसका मुझे कोई फायदा नहीं मिला, कोई दूसरा इसका क्रेडिट ले गया, तो फिर मैं उस इनोवेशन के जो फेज है, इनोवेशन करने की मेरी जो एक ललक थी, क्षमता थी, उससे मैं भागना शुरू कर दूंगा। और ये मेरे साथ ही नहीं हर किसी के साथ होगा। तो अगर नवाचार कोई करता है तो वो क्या है, डेवलपमेंट का पर्याय है, उसको क्या होना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। उसकी जो कॉमर्शियल वैल्यू है, वाणिज्यिक वैल्यू है, उसका जो मूल्य है, उसका जो पैसा है उसको मिलना चाहिए जिसने उसको डेवलप किया है, जो नवाचार किया है। ठीक है, तो उसी चीज को संरक्षित करने के लिए कई प्रकार के नियम आते हैं। तो जो नवाचार है, नवाचार को ही बच्चों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों से नवाचारों के वाणिज्यिक अधिकार क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। ठीक है, ये बौद्धिक संपदा अधिकार, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसी से तो नवाचार जो है, इनोवेशन जो है, इसमें लिखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकार से नवाचारी के अधिकारों की सुरक्षा होती है, नवाचारी के अधिकारों का संरक्षण होता है या नवाचारी के वाणिज्यिक अधिकार सुरक्षित होते हैं। ठीक है, नवाचारी के वाणिज्यिक अधिकार, कॉमर्शियल राइट जो होते हैं, ठीक है, अधिकार सुरक्षित होते हैं। अब आपको कि सर ये समझ नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है आपने कोई चीज इनोवेट की, ठीक है, आपने किया, आपको उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए ना, आपका हक है भाई, आपने डेवलप किया है उस चीज को, फायदा सबको होगा, लेकिन कॉमर्शियल वैल्यू तो आपको मिलनी चाहिए, उसकी मूल्य उसका मिलना चाहिए। लेकिन आपकी जगह कोई दूसरा उसका क्रेडिट ले जाएगा तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे। आप कोई भी बंदा उसके बाद इस प्रकार के नवाचार करने से भागना शुरू कर देगा, उसको कहेगा क्या फायदा भाई, कोई दूसरा उसका क्रेडिट ले जाता, मुझे तो कुछ मिला नहीं। तो उसी क्रेडिट को, उसी बौद्धिक संपदा को आपका सुरक्षित करने के लिए आईपीआर की व्यवस्था की गई। यानी बौद्धिक संपदा, आपकी बुद्धि, आपकी बौद्धिक स्तर ने उस चीज को डेवलप किया है तो उसका क्या करना है बच्चों, संरक्षण करना है। ठीक है, तो इसी के तहत ही काम किया जाता है। तो इसके लिए डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन ने क्या किया, ट्रिप्स की व्यवस्था की। ठीक है, लिखो बौद्धिक संपदा अधिकारों हेतु, बौद्धिक संपदा अधिकारों हेतु डब्ल्यूटीओ द्वारा, बौद्धिक संपदा अधिकारों हेतु डब्ल्यूटीओ द्वारा यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है, ट्रिप्स व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, लिखो ट्रिप्स व्यवस्था, ट्रिप्स व्यवस्था। तो समझ जाओगे आप ट्रिप्स व्यवस्था का संबंध किस चीज से है बच्चों, अपने आप में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के। तो ट्रिप्स व्यवस्था क्या है, आईपीआर के संरक्षण हेतु, लिखो आईपीआर के संरक्षण, यानी आपके बौद्धिक अधिकारों को संरक्षण देने के लिए, उसको संभालने के लिए आईपीआर को क्या किया गया, ट्रिप्स व्यवस्था की गई। अब आप कहोगे सर कैसे व्यवस्था है, इसके अंदर क्या किया है बच्चों, दुनिया की सबसे बड़ी आईपीआर व्यवस्था है ये जो ट्रिप्स है ना, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईपीआर व्यवस्था है, दुनिया की सबसे बड़ी आईपीआर व्यवस्था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की
ये व्यवस्था है, ठीक है, दुनिया की। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज है, इसमें क्या होता है, देखो आपने कोई चीज इनोवेट की, उसको संरक्षण करने के लिए, उसकी वैल्यू समझने के लिए इसकी ट्रिप्स की व्यवस्था की जाती है और दुनिया की सबसे बड़ी है, ठीक है। इसको बच्चों 1994 में स्टैब्लिश किया गया था और आईपीआर से सुरक्षित करने हेतु 7 विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लिखो ट्रिप्स जो है बच्चों, ट्रिप्स जो है 1994 से वर्क कर रहा है और इसके तहत 7 प्रकार से आईपीआर्स का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी पूछेगा ट्रिप्स किसके अंदर काम करता है, डब्ल्यूटीओ, और ये कब से शुरू हुआ, 1994, कितने प्रकार के, अगर पूछता है 7 प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार इसमें शामिल किए गए हैं। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये 7 प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इस 7 प्रकार में पहला लिखिए आप लोग ट्रेड सीक्रेट, पहला क्या है, ट्रेड सीक्रेट, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब है बच्चों, ट्रेड सीक्रेट का, यानी व्यापार रहस्य बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखो आप, व्यापार रहस्य, ठीक है। पहला ट्रेड सीक्रेट। देखो अब क्या होता है, कोई कंपनी हो या कोई भी एक फर्म हो, जहां मतलब अपने आप में कोई चीज का, इधर अलग से लिख देता हूं मैं, ठीक है। इधर लिखो, पहला क्या लिखोगे आप, ट्रेड सीक्रेट, व्यापार रहस्य। पहला क्या लिखोगे, व्यापार रहस्य, ठीक है, ट्रेड सीक्रेट। ये होता क्या है बच्चों, इसमें क्या होता है, ये वाणिज्यिक मूल्य रखने वाली अप्रकाशित सूचना है, यानी एक प्रकार से मतलब प्रकट नहीं होती है, लेकिन उसकी कॉमर्शियल वैल्यू होती है। और ये कोई सूत्र हो सकता है, कोई रासायनिक अपने आप में यौगिक हो सकता है, किसी प्रकार के ग्राहकों की सूची हो सकती है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये क्या है, इसको पहले लिखो, वाणिज्यिक मूल्य रखने वाली, वाणिज्यिक मूल्य रखने वाली, ठीक है। यानी इसकी कोई ना कोई क्या होगी, ट्रेड सीक्रेट की वैल्यू होगी, कॉमर्शियल वैल्यू होगी, यानी इसकी मुनाफा होता होगा। वो एक प्रकार की क्या है बच्चों, अप्रकटित सूचना, यानी अप्रकाशित सूचना लिखो, या एक प्रकार से जो मतलब प्रकाशित ही नहीं हुई, ठीक है। तो एक प्रकार से आप लोग इसको कह सकते हो वाणिज्यिक मूल्य रखने वाली, एक प्रकार की एक वाणिज्यिक मूल्य रखने वाली रहस्यमय सूचना लिख दो, या अप्रकाशित सूचना लिख दो, जिसको प्रकाशित नहीं किया गया है, ठीक है, अप्रकाशित सूचना लिख दो। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या है, और ये इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कोई सूत्र है, अभी बताता हूँ, ठीक है, कोई केमिकल है, रासायनिक यौगिक, या किसी कंपनी के ग्राहकों की सूची है, ग्राहकों की सूची, ये कुछ भी हो सकता है आदि, ठीक है। अब बताता हूँ, देखो ये एग्जाम्पल देखो, ये कोई ए फर्म है, ए कंपनी है, और ये बी है, और ये सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, सेम चीज बनाते हैं, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकता है, इसका प्रोडक्ट बहुत कम बिकता है, सेम चीज बनाती है। ऐसा क्या है कि लोगों को इसकी चीज पसंद आती है, इस वाले की नहीं आती, जबकि दोनों सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वो है बच्चों ट्रेड सीक्रेट। अब आपको मैं बताता हूं, जैसे आप लोग सब उत्तराखंड के हैं, आप लोगों ने अल्मोड़ा में मोहन सिंह खेम सिंह जी की मिठाई की दुकान सुनी होगी, अल्मोड़ा में, ठीक है, सुना है ना आपने, मोहन सिंह खेम सिंह बाल मिठाई वाले अल्मोड़ा के फेमस हैं। तो उनके वहां पे जो बाल मिठाई है, उसी के अगल बगल और भी दुकानें हैं, लेकिन खीम सिंह मोहन सिंह की ही मिठाई इतनी फेमस क्यों है, औरों की क्यों नहीं है? तो कोई ना कोई सीक्रेट होगा, कोई ना कोई रहस्य होगा, जो वहां पे काम करने वाले, उसके अंदर काम करने वाले लोगों को तो पता होगा, लेकिन बाहर नहीं पता होगा, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मोहन सिंह खीम सिंह जी ने है वो व्यापार रहस्य अपना रखा है, छुपा रखा है, ऐसा नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं एक एग्जाम्पल है, क्यों आखिर उन्हीं की मिठाई इतनी चलती है, वहां पे दूसरों की नहीं चलती है, जबकि सेम मिठाई वो भी बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं, बाल मिठाई वो भी है, बाल मिठाई वाले वो भी हैं। तो वो क्या है, एक सूचना, एक सीक्रेट है, और उस सीक्रेट क्या जो भी उस अंदर काम कर रहा होगा उसको आउट नहीं करेगा कि यार आखिर इनका क्या रहस्य कि इन्हीं की मिठाई चलती है, या कोई दूसरी बड़ी कंपनी उन्हीं का प्रोडक्ट से चलता है, वो कभी उसको लीक नहीं करेगा। अगर उसने वो खबर लीक कर दी जो उस बंदे जो वहां काम कर रहा है, तो उसकी फिर वैधानिक कार्यवाही हो जाएगी,
ठीक है। तो अगर उसने उस पर क्लेम कर दिया या अपने आप उसकी रिपोर्ट कर दी कि इसने मेरे ट्रेड सीक्रेट को बाहर फैला दिया, दूसरे कंपनी को बता दिया, इसको बता दिया, तो उस पर क्या हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी एक वाणिज्यिक मूल्य है, उसी सीक्रेट के कारण वो चल रहा है। आखिर क्या ऐसा है कि उसकी दुकान चलती है, तो वो जो है दूसरा बंदा उसको क्या नहीं कर सकता, जो वहां काम करेगा, आउट नहीं कर सकता। तो पहला जो है बच्चों ट्रेड सीक्रेट आईपीआर की व्यवस्था के अंतर्गत डब्ल्यूटीओ ने रखा है। तो कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि ट्रेड सीक्रेट का मतलब क्या है, आपसे पूछेगा डब्ल्यूटीओ की ट्रिप्स व्यवस्था के अंदर निम्नलिखित में से कौन कौन से अपने आप में क्या है, शामिल किए गए। सेकंड आता है बच्चों ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क ये तो एक प्रकार का चिन्ह होता है, ठीक है, व्यावसायिक चिन्ह। जैसे महिंद्रा ने अपना चिन्ह बनाया, लोगो हुंडई ने अपना चिन्ह बनाया, एडिडास का अपना चिन्ह है, वो तो अपना एक चिन्ह है, ठीक है। ट्रेडमार्क यानी व्यापारिक जो एक प्रकार का मार्क है। ये क्या होता है बच्चों, ये व्यापार चिन्ह होता है। ये कोई चिन्ह हो सकता है, कोई आकृति हो सकती है, कोई नाम हो सकता है, और ये बेसिकली 10 वर्षों हेतु दिया जाता है, और उसके बाद इसको पुनः क्या कर सकते हैं, दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे किसी ने अपने ट्रेडमार्क को क्या कर लिया, आईपीआर के तहत संरक्षित कर लिया। ये क्या हो सकता है, कोई चिन्ह हो सकता है, ठीक है, यानी कोई प्रकार के मतलब अपने आप का एक प्रकार का आर्ट मतलब वो स्ट्रक्चर टाइप का हो सकता है, ठीक है। कोई आकृति हो सकती है, कोई नाम हो सकता है, वो उनकी मर्जी, चिन्ह, आकृति, कोई नाम हो सकता है आदि, ठीक है। ये ट्रेडमार्क। तो उसने अपने चिन्ह का क्या कर दिया, आईपीआर के तहत उसको संरक्षित कर दिया। अगर उसने अपना रजिस्टर करा दिया, फिर दूसरा नहीं चोर सकता है। दूसरा अगर चोरेगा, फिर उस पर क्या हो जाएगी, वैधानिक कार्यवाही हो जाएगी, ठीक है। ये 10 वर्षों हेतु बेसिकली दिए जाते हैं बच्चों। ट्रेडमार्क आईपीआर से हेतु 10 वर्षों हेतु दिए जाते हैं। जैसे किसी कंपनी ने कोई अपना चिन्ह दिया और आईपीआर के अंदर संरक्षित करने के लिए रजिस्टर्ड करा दिया, तो 10 वर्षों हेतु मिलेगा उसको। उसके बाद उसको पुनः दिया जाएगा, फिर वो पुनः अप्लाई कर देगी, पुनः दिया जाता है। पहले तो 10 वर्ष है, तो फिर पुनः दिया जाता है, फिर दूसरा यूज नहीं करेगा उसको, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा, एक किसी कंपनी का कोई साइन होता है तो दूसरा उसको यूज नहीं करता है, ठीक। अगला लिखना आप लोग कॉपीराइट्स, ठीक है। तीसरा क्या होता है बच्चों, कॉपीराइट्स। कॉपी राइट्स, ठीक है। कॉपीराइट्स क्या होता है बच्चों, कोई साहित्य है यानी लिटरेचर है, कोई आर्ट है, कला है, कोई संगीत है, इन क्षेत्रों में क्या दिया जाता है बच्चों, कॉपीराइट्स होता है। उसको नवाचार को सुरक्षित करने के लिए इन क्षेत्रों में बेसिकली, और सामान्यतः 50 वर्ष से हेतु दिया जाता है, ठीक है। लिखो, किसी साहित्य, कला, ठीक है, साहित्य हो गया, कला हो गया, संगीत आदि क्षेत्र में, संगीत आदि क्षेत्र में दिए जाते हैं, और ये सामान्यतः 50 वर्ष हेतु, 50 वर्ष हेतु, ठीक है। अब जैसे कोई आपने साहित्य लिखा, आपने साहित्य लिखा, वो साहित्य मार्केट में आ गया, आपने उसका कॉपीराइट्स करवा दिया, तो 50 साल तक अगर उसको आपका कॉपीराइट है, दूसरा उसको छाप नहीं सकता है। अगर मैंने किसी की किताब से लेके कंटेंट उठा के जिसने कॉपीराइट लगा रखा है उसमें, अगर मैंने अपने उसमें छाप दिया उसी का सेम टू सेम मटेरियल, फिर मेरे ऊपर वैधानिक कार्यवाही हो जाएगी, ठीक है। अगर उसने मेरे पे केस कर दिया, फिर मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वरना बताओ, इतने हैं, सब कोई, हर कोई संस्थान अपना करता, नहीं तो जो एक ही चीज़ है सभी वही छाप देते, लेकिन पॉसिबल नहीं बच्चों। उसने कॉपीराइट्स किया है तो तुम उसके वाणिज्यिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। उसकी चीज़ चल रही है, तो आप अगर उसको दूसरे की चीज़ों को, कंटेंट को चोर के अगर उसको पब्लिश करते हो विथ मतलब सेम मटेरियल, तो फिर आप पे एक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपीराइट्स के अंदर ये चीजें होती है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार का एक तीसरा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट लिखो बच्चों, डिजाइन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, डिजाइन होगा। डिजाइन, डिजाइन क्या होता है बच्चों, कोई प्रकार का, एक प्रकार का स्ट्रक्चर टाइप का, किसी ने कैसा डिजाइन अपने मतलब व्यापार में लिया, तो औद्योगिक व भौतिक वस्तुओं की गई डिजाइन को सुरक्षित करता है, ठीक है। उनने कोई डिजाइन ले लिया किसी वस्तु का, जैसे औद्योगिक ऑब्लिक भौतिक वस्तुओं के डिजाइन को सुरक्षित करता है, वस्तुओं के डिजाइन को। जैसे एप्पल फोन है, उसने अपना डिजाइन बनाया, दूसरा नहीं बनाएगा सेम डिजाइन, ठीक है, को सुरक्षित। तो वो उसका डिजाइन है तो उसने क्लेम करवा दिया, तो अपना डिजाइन उसने सुरक्षित कर लिया। उसने नया खोजा था, उसने बना दिया, तो फिर दूसरा उसको नहीं करेगा, ठीक है। फोर्थ अपने आप में क्या हो गया, डिजाइन हो गया। फिफ्थ आप लोग लिख लीजिए बच्चों, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी एकीकृत परिपथ। आईसी चिप सुनी होंगी ना आपने,
तो ये किसी भी प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में अलग अलग टाइप की आईसी चिप होती है। तो उस आईसी चिप के द्वारा क्या होता है, जो सर्किट होता है जो शॉर्ट हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, अर्थात जो परिपथ होता है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को छोटा करने के लिए आजकल आपने देखा होगा ना, छोटी डिवाइसेस यूज हो रही है, यानी नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है, उससे भी छोटी डिवाइसेस यूज हो रही है। तो उसमें आईसी चिप लगी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है, जो कि सिलिकॉन की बनी होती है। तो उसका भी क्या होता है, आईपीआरस के अंदर, ट्रिप्स के अंदर उसको संरक्षित किया जाता है। तो फिफ्थ लिखो आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट लिखना, एकीकृत परिपथ, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी हिंदी में बोलते हैं एकीकृत परिपथ बोलते हैं, ठीक है। ये लिखो सिलिकॉन की बनी, सिलिकॉन की बनी होती है ये क्या, एकीकृत जो चिप है, ठीक है, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ये बच्चों इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को छोटा करता है और बेसिकली 10 वर्ष से हेतु दिया जाता है, ठीक है। किसी ने 10 वर्ष से हेतु इसको दे दिया, फिर उसके बाद दूसरा यूज कर सकता है, ठीक है। 10 वर्ष से हेतु ये दिया जाता है और 10 वर्ष तक अगर किसी ने अपना नया आईसी चिप बना दी तो उसमें नंबर पड़े होते हैं IC1 IC2 इस टाइप से, तो अपना वो क्या कर सकता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को छोटा करता है, को छोटा करने का काम करता है, जितना छोटा बना दे, ठीक है। तो अलग अलग आईसी चिप बनती हैं, इसको ध्यान में रखना। तो ये भी इसी के अंदर आता है। अगला लिखो बच्चों ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मैंने आपको बताया भी था जीआई, भौगोलिक संकेत बोलते हैं, भौगोलिक संकेत। ये क्या होगा, किसी पर्टिकुलर भूगोल को दिखाएगा, यानी मुनस्यारी को दिखा रहा, चक्राता को दिखा रहा, वहां की जो चीज फेमस है, जिसको कमर्शियल वैल्यू मिलती है, अगर उसको जीआई मिल गया तो दूसरा व्यक्ति उस नाम की चीज को वहां के नाम से नहीं बेच सकता। जैसे मैंने बार बार एग्जांपल दिया, मैंने कहा अगर मुनस्यारी की राजमा फेमस है और इसको जीआई टैग मिल गया, राजमा कहाँ की, मुनस्यारी की, इसको अगर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल गया तो कोई बंदा जो अपने आप में मेरठ से राजमा उगा के मार्केट में ये नहीं कह सकता कि मुनस्यारी की राजमा है और इसको खरीद लो, ठीक है। अगर किसी ने क्लेम कर दिया तो फिर इस पे केस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो इस भूगोल का प्रयोग करके अपने प्रोडक्ट को बेच रहा, इस भूगोल की अपनी विशिष्ट पहचान है। क्योंकि होता है ना, हर चीज आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, हर किसी न किसी ज्योग्राफी के इलाके का क्या होता है, कोई ना कोई जो प्रोडक्ट होता है वो फेमस होता है। आप खुद ही नहीं कहते हो क्या, आप जैसे एक बात बताओ, बनारसी साड़ी कहते हो आप, जैसे कई लोग कहते हैं कि बनारसी साड़ी है या बरेली का सुरमा है, तो अपने आप में क्या है, उस भूगोल के साथ उसकी पहचान जुड़ी है। सुरमा तो और जगह भी मिल जाएगा, साड़ियां तो और जगह भी मिल जाएंगी, मिलती है ना। नागपुर के संतरे कहते हो आप लोग, क्यों कहते हो, क्योंकि उसके भूगोल की एक विशिष्ट पहचान है, वहां पे वो प्रोडक्ट बहुत फेमस है, वहां की एक क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उसको उस भूगोल को संरक्षित करने के लिए, वहां के लोगों को संरक्षित करने के लिए उसको जीआई टैग दे दिया। अब जीआई टैग दे दिया तो दूसरा आदमी ये नहीं कहेगा कि नागपुर के संतरे को यहाँ देहरादून में उगा के देहरादून के संतरे बेच के कहेगा कि नागपुर के संतरे में बेच रहा हूँ, तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें भी केसेस हो जाते हैं। तो भौगोलिक संकेत आप समझ गए, ये भी अपने आप में होता है, ट्रिप्स के अंदर ये भी दिया जाता है, ठीक है। पहले ट्रिप्स में सिर्फ शराब और स्प्रिट को ही सीमित रखा गया था, ट्रिप्स व्यवस्था के अंदर शराब और स्प्रिट ही भौगोलिक संकेत के अंदर आती थी, यानी यहाँ की शराब, वहाँ की शराब, यहाँ की शराब, ऐसे, ठीक है। अब तो चाहे वो तो छोड़ दो, आपको सिर्फ जीआई समझना है क्या होता है। लास्ट आता है बच्चों पेटेंट, पेटेंट को बोलते हैं एकस्व, ठीक है। 7th लिखो पेटेंट, पेटेंट का आलिया बोलते हैं ना, पेटेंट एकस्व, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट का क्या किया जाता है बच्चों, पेटेंट किया जाता है, यानी नई औद्योगिक और भौतिक इस्तेमाल वाली वस्तु है तो 20 वर्ष के लिए दिए जाते हैं, पेटेंट करा लेते हैं लोग अपना, ठीक है। जो कोई नया प्रोडक्ट बनाएगा तो देखो, नई औद्योगिक ऑब्लिक भौतिक वस्तु हेतु पेटेंट किया जाता है, जो कि सामान्यतः 20 वर्ष हेतु दिया जाता है, 20 वर्ष हेतु, कितने वर्षों हेतु दिया जाता है, 20 ईयर हेतु दिया जाता है पेटेंट, ठीक है। एकस्व होता है। अब इसमें क्या था देखो बच्चों, जब कोई प्रोडक्ट बनता है उसमें पेटेंट दो प्रकार के होते हैं एकस्व, ठीक है। एक को बोलते हैं प्रोसेस पेटेंट, एक को बोलते हैं प्रोडक्ट पेटेंट, ठीक है। देखो पेटेंट जो होता है, बताता हूं, ये रफली लिखना है, ठीक है। एक को तो बोलते हैं प्रोडक्ट, एक होता है प्रोसेस, ठीक है। अब WTO ने क्या किया है बच्चों, प्रोडक्ट पेटेंट को वैल्यू दी है। वो कहता है कि किसी कोई भी, जैसे मार्कर है, ये बन गया फाइनल, तो इसका पेटेंट करा दो, सेम कोई नहीं बना पाएगा इस मार्कर को। अब इसकी प्रोसेस, दूसरा क्या होता है, इस मार्कर को बनाने की कोई प्रोसेस तो होगी ना। अब सामने वाला बंदा प्रोसेस में आगे पीछे करके सेम प्रोडक्ट बना देगा, तो फिर तो वो ये जो पहले वाले ने जो प्रोडक्ट बनाए थे उसको तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। मैं जैसे कह रहा हूँ, इसको समझना, दो प्रकार के पेटेंट होते हैं, एक प्रोडक्ट होता है, एक प्रोसेस पेटेंट होता है। प्रोडक्ट मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया, अब ये बना कैसे, इसकी प्रोसेस क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप होंगे।
भारत सरकार ये कहती है कि कोई भी जो पेटेंट होना चाहिए वो प्रोसेस पेटेंट होना चाहिए, अर्थात उसके जो स्टेप हैं उस स्टेप को भी पेटेंट में लाना चाहिए। अगर किसी ने स्टेप भी चोरी कर दी तो भी उसको क्या होना चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन WTO कहता है ना, प्रोडक्ट फाइनल क्या बना, सेम प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, प्रोसेस उसमें आगे पीछे करके आप चल जाएगा, मतलब प्रोसेस आगे पीछे करो, सेम प्रोडक्ट बना दो, फिर आपका क्या हो जाएगा, जो IPR हो जाएगा, ट्रिप्स के अंदर आ जाएगा। भारत कहता है ना, प्रोसेस को भी इसकी चेक करो, प्रोसेस भी आप चोरी नहीं कर सकते, ये सब चीजें। ठीक है, फिर WTO ने भारत को मनाया, भारत भी मान गया था कि पेटेंट के लिए भारत ने भी अब 20 वर्षों के लिए दे दिया, पहले भारत ने सिर्फ 10 साल के लिए दिया था। ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना हमने। तो ये थे बच्चों 7 प्रकार के WTO के अंदर IPRs। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट IPRs, इसके अंदर कौन कौन से बौद्धिक संपदा अधिकारों को शामिल किया गया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। जब ये सब चीजें ध्यान होगी तो एक मैथ्स रीजनिंग का टाइप हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो टाइप मैथ्स रीजनिंग लिखो आप, नेक्स्ट टाइप का। ठीक है, टाइप मैथ्स रीजनिंग का। अब देखिए बच्चों, इसको पहले ऐसे समझना है। अब पहले एक चीज ध्यान रखना, सपोज एक कैसे समझना है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन क्या पूछेगा, कोई प्रोडक्ट है बच्चों, जैसे सपोज चीनी है, पहले क्वेश्चन समझना है। ठीक है, चीनी है, चीनी सपोज पहले 100 रुपए की थी, अब 120 रुपए की हुई, यानी चीनी के रेट में परिवर्तन आ गया। चीनी की रेट, अब खुद एक बताओ, आप कोई भी व्यक्ति है, उसका एक बजट होता है नहीं होता है, बताओ, ₹100 उसने बजट रखा किसी इंसान ने। अब ये 100 रुपये उसके अलग अलग क्षेत्र में आएंगे। उसने कहा कि ये खाने के लिए, ये किराया, ये लत्ता कपड़ा, ये शॉपिंग, ये घूमना, जो भी है। ठीक है, बजट है। अब उसने बजट तो 100 ही रुपये का रखा है, कोई प्रोडक्ट महंगा हो गया सपोज। ठीक है, उसके हिसाब से वो वस्तु जो है उसकी कीमत बढ़ गई। अब बढ़ गई तो ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई उस इंसान के पास बजट 100 ही रुपए का है, अब प्रोडक्ट महंगी होगी तो लेकिन लेना उसने, लेकिन कम अमाउंट में ले, तो उसको कितने % अपने जो कंजम्पशन है, जो उपभोग है, उसमें कमी करनी चाहिए कि उसके बजट में कोई परिवर्तन ना आए। कहने का मतलब, पहले कोई वस्तु 100 रुपए की थी, ठीक है, मतलब चीनी 100 रुपए की थी, उसने बजट 100 ही रुपए रखा था चीनी के लिए, वो जाता था 100 रुपए की चीनी ले आता था। अब चीनी होगी 120 रुपए की, 120 रुपए किलो। अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई 120 रुपए किलो चीनी नहीं लाएगा, उसको क्या करना होगा, चीनी की मात्रा कम करनी होगी। पहले 1 किलो लाता था, अब 100 रुपए की 1 किलो से कम लाएगा, 900 ग्राम ही लाएगा। तो किसी इंसान को कोई प्रोडक्ट महंगा अगर हो जाता है तो उसमें कितना कम उपभोग करना चाहिए कि उसके बजट में परिवर्तन ना आए, पहले जितना बजट था उतना ही अभी भी रहे। यह क्वेश्चन ऐसा पूछेगा। या पूछेगा कोई वस्तु सस्ती हो गई है, अब वो ये सस्ती होगी तो ज्यादा ले, ऐसा नहीं, कोई वस्तु सस्ती होगी तो उस इंसान को उसमें कितना रुपया अधिक खर्च कर देना चाहिए उस प्रोडक्ट को लेने में कि उसके उपभोग में कोई कमी ना हो। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है बच्चों, यहां से पहले आप लोग क्वेश्चन लिख ले, सीधे सीधे क्वेश्चन लिखिए आप यहाँ पे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन लिखना है आपको, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा पहले। ठीक है, पहला टाइप लिखो आप, उपभोग में % कमी पूछेगा, यानी कितने उसको उपभोग में कितनी कमी है खाने में। ठीक है, लिखो उपभोग में % कमी। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये है, कितने % उसको अपना उपभोग कम करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, जितना रेट बड़ा होगा उसको अपॉन में डालोगे, 100 से क्या जोड़ दोगे, यानी कोई चीज की रेट कितनी बड़ी है, बढ़ोतरी, अपॉन उस 100 में बढ़ोतरी जोड़ दोगे। ठीक है, इनटू इसको 100 कर दोगे। ठीक है, ऐसा कर दोगे। और उपभोग में % बढ़ाना है उसको, दूसरा फॉर्मूला लिखो, दोनों का एक एक क्वेश्चन करेंगे। उपभोग में % कमी की जगह % बढ़ोतरी पूछेगा, वो कितनी बढ़ोतरी का जाने से। बढ़ोतरी तब करेगा जब यहाँ पे कितनी की कमी हुई है उसको 100 में से घटा दोगे, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 100 में से कमी इंटू 100, ये 2 फॉर्मूले याद रखो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इन्हीं 2 फॉर्मूले के आधार पे आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। अब कैसे बनेगा क्वेश्चन, आपको ये चेक करना है। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, चीनी की कीमत में, क्वेश्चन लिखना पूरा। ठीक है, चीनी की कीमत में 25% बढ़ोतरी होने पर, ठीक है, कितनी कीमत बढ़ गई चीनी की, 25% बढ़ोतरी होगी। ठीक है, चीनी की कीमत में 25% बढ़ोतरी होने पर चीनी के उपभोग में कितनी कमी की जाए, यानी चीनी के उपभोग में कितनी, यानी चीनी कितनी कम खाई जाए, कितनी कमी की जाए, चीनी के उपभोग में कितनी कमी की जाए कि चीनी पे होने वाला खर्च क्या हो बच्चों, बढ़ोतरी ना हो, यानी चीनी के खर्च में बढ़ोतरी ना हो, कि चीनी के खर्च में बढ़ोतरी ना हो। समझ गए ना, खर्च में बढ़ोतरी ना हो,
आपको देखो ये क्वेश्चन है। अब इसने क्या कहा, चीनी के रेट 25% बढ़ गए। अब आपका बजट फिक्स था, ठीक है। अब ये कह रहा है भाई बजट तो मतलब आपका फिक्स है, रेट बढ़ गए। अब आप एक काम करो, पैसा तो आप लगाओगी नहीं इतना, 25% कहाँ से लगो, आप एक काम करो चीनी लेना कम कर दो। तो ये क्या कह रहा है, चीनी में कितनी कमी की जाए, कितनी % कम चीनी ली जाए कि जो चीनी का आपका बजट है वो बढ़े ना, जितना था उतना ही रहे, ठीक है। तो डायरेक्ट पूछो, इसने क्या कहा कितनी कमी की जाए, तो उपभोग में % कमी वाला फॉर्मूला देखना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, % कमी पूछा ना, कमी कितनी की जाए, तो सीधे सीधे % कमी कितनी होगी, बढ़ोतरी। बढ़ोतरी कितनी हुई, 25%। 25% मतलब पहले सपोज 100 रुपए की चीनी थी, पहले सपोज कितने रुपए की थी, 100 मान लेना रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। पहले सपोज 100 रुपए की चीनी थी, इस फॉर्मूले में रखना। अब कितनी की होगी, 25% बढ़ेगी, यानी बढ़ोतरी यानी 25% हुई, यानी 100 का 125 हो गया ना, तो 125 रुपया हो गया बढ़ोतरी अपॉन 100 प्लस बढ़ोतरी, सॉरी बढ़ोतरी 25 रुपए की हुई, ठीक है। बढ़ोतरी देखो 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई, पहला 25% बढ़ा ना, पहले 100 था अब 125 हो गया, तो कितना रुपया बढ़ा, 25 रुपया अपॉन 100 प्लस बढ़ोतरी। बढ़ोतरी कितनी है, 25 की, उसमें 100 जोड़ो 125 इंटू 100, ठीक है। 25 से 125 कितने बार कैंसिल होगा, 5 बार, और इस 5 से 100 कितने बार होगा, 20 बार। तो उस बंदे को बच्चों 20% चीनी का उपभोग क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। उस इंसान को अपनी चीनी में, क्योंकि उसका बजट चेंज ना हो इसलिए अपनी चीनी महंगी होगी, तो 20% कम चीनी ला वाली बात सीधे सीधे फॉर्मूले में लग रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन लिखो आप लोग, इसी प्रकार से क्या लिखोगे, सेकंड क्वेश्चन लिखोगे इसके नीचे वाला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखो, पेट्रोल की कीमत 10% घटने पर, अब पेट्रोल सस्ता हो गया, पेट्रोल की कीमत 10% घटने पर, पेट्रोल की कीमत 10% घटने पर कोई उपभोक्ता उपभोग में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी करे, यानी कोई उपभोक्ता उपभोग में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी करे, कोई उपभोक्ता उपभोग में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी करे, कितना प्रतिशत बढ़ोतरी करे कि कितना % बढ़ोतरी करे कि पेट्रोल पे होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना आए, ठीक है। पहले पेट्रोल में खर्च पर कोई परिवर्तन ना आए, पेट्रोल खर्च में परिवर्तन ना आए, ठीक है। उल्टा पूछ दिया आपने। अब देखिए नियम क्या कहता है बच्चों, पेट्रोल क्या हो गया 10% सस्ता हो गया। 10% सस्ता हो गया तो कई लोग क्या करेंगे, अरे ज्यादा ज्यादा पेट्रोल लो, वो ऐसा कह रहा है कि ना, तो आप मतलब पैसा आपने उतना ही लगाना है, आप कितना ज्यादा पेट्रोल लोगे ऐसा कहना चाह रहा है। तो देखो उपभोग में कितना % बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए क्या फॉर्मूला ये है, कमी कितनी की हुई है, आप सीधे सीधे देखो 10% की कमी हुई, पहले कितना था, सपोज 100 था, अब कितना हो गया, 90 हो गया, यानी कमी कितनी की आई है, 10 की आई है, ठीक है। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा लो, 10 की कमी आई, 100 डिफरेंस बनोगे अपॉन 100 माइनस कमी, यानी 100 में से कमी घटा दो, 100 मतलब 100 माइनस कमी यानी 10, यानी 90 इंटू 100, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और आप 100 को 9 से अगर आप डिवाइड करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगी बच्चों 11/1 इंटू 9%, ठीक है। 11 सही 1/9%, इसको सॉल्व कर लेना, इतना आएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हो रहा है आपका, इसको आप लोग एक बार क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला टाइप भी आप लोग चेक कर लेना, हम एक एक दो टाइप करके मैथ्स रीजनिंग के लगभग बहुत दिन है, 75 डेज हैं, इतने दिनों में अगर हम 70 और 75 टाइप के मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, 20-25 टाइप की भी आगे कुछ आप कर लोगे, 35-40 नंबर के आसपास या 30-35 आप लोग पहुंच जाओगे, ठीक है, जिसकी नहीं है मैथ्स रीजनिंग। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।